Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Advent of European Powers, डच और आज हम देखेंगे एंग्लो डच राइवलरी। इन अर्ली लेक्चर हमने देखा था जो डच थे वो अपनी जो फैक्ट्रीज थे वो स्टैब्लिश कर रहे थे, अपने जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो स्टैब्लिश कर रहे थे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और बेसिकली जब ऐसा होगा तो इट इज बाउंड टू हैव क्लैश विद द एग्जिस्टिंग पावर्स और द न्यू पावर्स। ठीक है, तो इसमें जो एंग्लो डच राइवलरी है इट वाज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सेम। ओके, सो अगर हम देखें जो इंग्लिश थे, इंग्लिश वर ऑल्सो एट दिस टाइम, अब वो प्रोमिनेंस में आ रहे थे, वो भी अपनी स्टैब्लिशमेंट को स्टैब्लिश कर रहे थे इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। और स्पेशली अगर हम देखें ईस्टर्न ट्रेड में। ओके, और अब ये क्या हो गया था, ये एक सीरियस चैलेंज पोज कर रहा था टू द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द डच। ओके, सो अब ये जो कमर्शियल राइवलरी थी ना इट सून ट्रांसफॉर्म्ड और टर्न इनटू, स्टार्टिंग में तो ये कमर्शियल राइवलरी थी और ये जो कमर्शियल राइवलरी थी इट सून ट्रांसफॉर्म्ड और टर्न इनटू अ ब्लडी वॉरफेयर। अब एक फुल फ्लेज्ड वॉरफेयर में ये कन्वर्ट हो गई। सो और जो क्लाइमेक्स है ना ऑफ इस एनिमिटी का बिटवीन द डच एंड द इंग्लिश इन द ईस्ट, वो रीच हो गया था, कहां तक पहुंच गया था, अब वो पहुंच गया था एम्बोयना, जो कि एक प्लेस है प्रेजेंट डे इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया की, जिसमें जो डच थे ना उन्होंने कैप्चर किया था फ्रॉम पोर्चुगीज 1605। ये जो आपका अम्बोयना जो रीजन था ये डच ने कैप्चर किया था पोर्चुगीज से इन ईयर 1605, जहां पे उन्होंने मैसेकर किया था 10 इंग्लिशमैन को अलॉन्ग विद 9 जापानीज को इन द ईयर 1623 में। नाउ ये जब इंसिडेंट हुआ ना तो इट फर्दर इंटेंसिफाइड हो गई राइवलरी जो की थी टू यूरोपियन कंपनीज की। आफ्टर प्रोलॉन्ग वॉरफेयर काफी टाइम तक एक वॉर चला था जिसमें बोथ द पार्टीज केम टू अ कॉम्प्रोमाइज, और वो स्टैब्लिश हुआ था कॉम्प्रोमाइज 1667 में, जिसके थ्रू बाय विच जो ब्रिटिश थे, दैट इज जो इंग्लिश थे, वो एग्रीड हो गए थे टू विड्रॉ ऑल देयर क्लेम्स इन इंडोनेशिया। जितने भी इंडोनेशिया में वो क्लेम कर रहे थे हम वो विड्रॉ करेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो डच थे वो अपने आप को उनका रिटायरमेंट ले लेंगे और बेसिकली रिटायर हो जाएंगे। कहां से? अब वो रिटायर हो जाएंगे इंडिया से टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड इन द इंडोनेशिया। उनको पता था बिकॉज ऐसी राइवलरीज आगे भी बढ़ेंगी, जो कि एग्जिस्टिंग पावर है, जो कि न्यू पावर्स आएंगी। तो इस बेसिकली कॉम्प्रोमाइज के थ्रू जो ब्रिटिश थे उन्होंने एग्रीड कर लिया, जो इंडोनेशिया का जो उन्होंने का बेस था डच का, वहां से हम नहीं हट जाएंगे और जो डच है वो रिटायर कर जाएंगे फ्रॉम इंडिया में और वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो कि उस टाइम था इंडोनेशिया में। सो दे मोनोपोलाइज द ट्रेड इन ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस। उन्होंने मोनोपोलाइज किया, मोनोपोलाइज द ट्रेड इन द ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन कम्युनिटीज थी दैट वाज द डच ट्रेडेड वर, कौन कौन सी करते थे वो? सिल्क होता था उनका, कॉटन भी होता था, इंडिगो भी होता था, राइस भी होता था और ओपियम भी। और इसको वो कहाँ बेचते थे? इंडोनेशिया एंड चाइना, ये हम पहले देख चुके हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेसिकली सब टॉपिक दैट इज द डिक्लाइन, डिक्लाइन ऑफ द डच इन इंडिया, डिक्लाइन ऑफ द डच इन इंडिया। तो अभी हमने एंग्लो और डच राइवलरी देख ली थी, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉपर वे में उसको डिक्लाइन देख लेते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया? सो जो डच थे ना दे गॉट ड्रॉ इनटू द ट्रेड ऑफ द मलाया आर्किपेलागो और माले आर्किपेलागो। फर्दर अगर हम देखें जो थर्ड एंग्लो डच वॉर था ना, ठीक है, तो सीरीज ऑफ द वॉर, और इसमें से थर्ड जो वॉर था 1672 टू 74, इसमें जो कम्युनिकेशंस थी, कम्युनिकेशन थी बिटवीन द सूरत एंड द न्यू इंग्लिश सेटलमेंट जहां पे थी बॉम्बे, गॉट कट। अब ये कट हो गई थी ड्यू टू विच जो 3 होम बाउंड इंग्लिश शिप्स थे ना अब उनको कैप्चर कर लिया गया था, इंग्लिश शिप्स को कैप्चर कर दिया गया था। कहां पे? इन दी बे ऑफ बंगाल। और ये किन्होंने किया था? ये किया था डच ने। ठीक है, फोर्सेस, बिकॉज कम्युनिकेशन कट हो गई थी बिटवीन द सूरत और बॉम्बे के बीच में जो सेटलमेंट थे, और यही उसका फायदा उठा के ये जो शिप्स थे, इंग्लिश बाउंड शिप्स थे, इसको कैप्चर कर लिया था डच ने इन बे ऑफ बंगाल रीजन में। नाउ अब जो इन रिटेलिएशन में अगर आप
जो इंग्लिश एक पावर है जो कि रोज हो रही है, ठीक है, और उसके वो रिटेलिएट भी करेगी आपके इस एक्ट का। तो द रिटेलिएशंस बाय विच इंग्लिश, अब क्या हुआ, इट रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ डच। और वो जो बैटल हुआ था जिसमें डच को हराया था वो हुआ था हुगली में, दैट इज इन बे ऑफ बंगाल में, और वो हुआ था नवंबर 1759। और फेमस बैटल है बेदरा, विच डील्ड अ क्रशिंग ब्लो थ्रू द डच एम्बिशंस इन इंडिया। और उसके बाद फिर डच का जो मींस एक एग्जिस्टेंस था ना वो काफी क्वेश्चन आ गया और बेसिकली एक तरीके से कतई खत्म ही हो गया। डच वर नॉट मच इंटरेस्टेड इन एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया। अच्छा, जब वो डच आए थे ना तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे एम्पायर बिल्डिंग में, उनका सब और सिर्फ एक प्रॉफिट था और बेसिकली एक मोटिव था कि कमर्शियल गेन ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसलिए वो एम्पायर बिल्डिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इन इंडिया में। इनका जो कंसर्न था मेन वो ट्रेड ही था। इन एनी केस देयर मेन कमर्शियल इंटरेस्ट कहां पे था, जो कि था स्पाइस आइसलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, दैट इज द स्पाइस आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया। ओके, फ्रॉम वेयर दे अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट थ्रू बिजनेस। तो मेन उनका कमर्शियल इंटरेस्ट कहां पे, उनका जो सेंटर लोकेट हो गया था, दैट वाज द स्पाइस आइसलैंड जो कि था इंडोनेशिया में। नाउ अगर हम देखें जो डच राइवलरी थी, ठीक है, विद द इंग्लिश, जो इंग्लिश के साथ उनकी जो डच राइवलरी थी इन दी 17th सेंचुरी, अब वो काफी सीवियर थी और मोर बिटर थी अगर हम कंपेयर करें पोर्चुगीज की इंग्लिश के साथ। ओके, नाउ इट इज बिकॉज जो पॉलिसी थी ऑफ डच की ना इन ईस्ट, जो पॉलिसी थी ऑफ डच की इन ईस्ट, इट वाज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय टू मोटिव्स। और वो कौन कौन से मोटिव्स थे, वन वाज टू टेक रेवेंज, वो रेवेंज लेना चाहते थे किस चीज का, बेसिकली कैथोलिक स्पेन से, ऑन द फो ऑफ देयर इंडिपेंडेंस, और उनके जो अलाइज थे पोर्चुगल। और जो अदर था, अदर ऑब्जेक्टिव जो था, इट इज टू कॉलोनलाइज, वो कॉलोनी बनाना चाहते थे एंड एस्टैब्लिश करना चाहते थे अपने सेटलमेंट कहां पे, इन दी ईस्ट इंडीज, ठीक है, ताकि, और बेसिकली उनका क्या व्यू था, वो आपका क्या कर पाए, वो जो मोनोपोलाइज कर पाए कॉमर्स, जितना जो भी कॉमर्स होता था इस रीजन में। तो एक तो क्या था, एक तो उनको रिवेंज लेना था, दैट इज ऑन द कैथोलिक स्पेन से। इट इज बिकॉज वो कंसिडर करते थे दैट वाज द फो ऑफ देयर इंडिपेंडेंस, और उनके जो अलाई पोर्चुगल्स थे। और जो अदर था कि वो कॉलोनी बनाना चाहते थे और स्टैब्लिश करना चाहते थे अपना सेटलमेंट इन द ईस्ट इंडीज विद अ व्यू टू मोनोपोलाइजिंग कॉमर्स इन देयर रीजन्स। ओके, नाउ दे गेन्ड, इनका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, अब वो कैसे पूरा हुआ, वो जो पूरा हुआ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विद द ग्रेजुअल, जैसे जैसे डिक्लाइन होता गया किसका, जैसे जैसे डिक्लाइन होता गया पोर्चुगल का, और बेसिकली पोर्चुगीज के इन्फ्लुएंस का जैसे जैसे डिक्लाइन होता गया। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो इनका ऐसे फुलफिल हो गया। सेकंड जो रियलाइजेशन ऑफ द सेकंड, जो कि वो कॉलोनी और मोनोपलाइज करना चाहते थे कॉमर्स इन द ईस्ट इंडीज में, द रियलाइजेशन ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट ब्रॉट देम इनटू, अब ये जो आपको मींस कॉम्पिटिट करना और मोनोपलाइज करना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका बिटर कॉम्पिटिशन हो जाएगा। जब आप ऐसी मींस माइंडसेट रखोगे कि हमें मोनोपलाइज करना है ईस्ट इंडीज का ट्रेड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बिटर कंपटीशन विद द इंग्लिश। तो ये मेन रीजन है कैसे ये जो एंग्लो और डच जो राइवलरी है, इट वाज मोर सीवियर और बेसिकली बिटर इन कंपैरिजन टू द पोर्चुगीज। नाउ अगर हम देखें मे in 1609 what will happen was extended indefinitely by a fresh charter, अब उसको extend कर दिया गया था fresh charter, as the Dutch were already concentrating more on the East Indies, because वो काफी उनको लगता था कि जो डच हैं जो हमारे ईस्ट इंडीज में है, दैट इज इंडोनेशिया हो गया, वो काफी प्रॉफिटेबल है इन कंपैरिजन टू द इंडिया। नाउ ऑन द अदर हैंड जो इंग्लिश थे ना, इट टर्न टू इंडिया इन सर्च ऑफ टेक्सटाइल एंड अदर कमोडिटीज ऑफ द ट्रेड। तो इंग्लिश ने अपना जो मेन फोकस था वो इंडिया पे बनाया, और डच ईस्ट इंडीज में उनके लगा कि काफी हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट और प्रॉफिट वहां पे है, तो वो वहां पे बेसिकली ट्रांसफर हो गए थे। ओके, और वो अपना एस्टैब्लिशमेंट छोड़ के प्रॉपर चले गए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिक्लाइन ऑफ डच, और बेसिकली इसमें हमने ये भी देखा कि एंग्लो डच जो राइवलरी बहुत ही फेमस है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।